तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है ईवीआई के एक और व्याख्यान में। जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में यह देखा था कि एनेलिडा के सामान्य लक्षण क्या है, और हमने यह देखा कि एनेलिडा के लक्षणों को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा था। पहला भाग था बाह्य आकारिकी लक्षण, यानी कि ऐसे लक्षण जिससे हम देखकर पहचान सकते हैं, और हमने तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ईवीआई में। और पिछले व्याख्यान में हमने एनेलिडा के सामान्य लक्षण का अध्ययन किया था कि एनेलिडा के कौन से लक्षण तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ईवीआई में। पिछले व्याख्यान में हमने एनेलिडा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था। हमने ये देखा था कि जो एनेलिडा के लक्षण हैं उसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला भाग हमने आकारिकी लक्षणों का देखा, उसमें हमने गमनांक, उसका जो विखंडन की प्रवृत्ति है और जो शारीरिक स्तर का संगठन है वो देखा था कि एनेलिडा में अंतर प्रकार का संगठन पाया जाता है, और साथ ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि विखंडी खंडी वहन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने ये देखा था कि यहाँ पर चूसक भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर हमने ये देखा था कि एनेलिडा के सामान्य लक्षण क्या थे। हमने एनेलिडा के सामान्य लक्षणों को दो भागों में बांटकर पढ़ा था। पहला भाग था आकारिकीय लक्षण यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और दूसरा भाग था शारीरिक लक्षण अर्थात एनाटॉमिकल कैरेक्टर। तो हम पहले यदि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी आकारिकीय लक्षणों की बात करें तो हमने अध्ययन किया था कि जो एनेलिडा के जंतु है वो अंग स्तर प्रकार का संगठन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि उनमें विखंडी खंडी भवन पाया जाता है। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जंग पाई जाती है, अर्थात तीनों जनन स्तर उपस्थित होते हैं। चौथा लक्षण हमने यह दिखा था कि एनेलिडा के जो जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित होते हैं, यानी कि उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। पांचवा कैरेक्टर हमने ये देखा था कि जो एनेलिडा के जंतु है उसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है और वह साइटोसिलोम प्रकार की होती है। एक लक्षण हमने ये देखा था कि जो एनेलिडा के जंतु है उनमें एक स्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है और इसमें स्तंभाकार कोशिकाएं मिलती है, और स्तंभाकार कोशिकाएं श्लेष्मा का श्रवण करते हैं, जिसके कारण एनेलिडा के जंतु है वो बाहर से फिसलने या हाथों से फिसलते रहते हैं। अगला लक्षण हमने ये देखा था कि इनमें पेशीय स्तर पाया जाता है, और पेशीय स्तर में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है, वर्टुल और अनुदैर्ध्य, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। इसके अतिरिक्त हमने जो शारीरिक लक्षण देखे उसका रिवीजन किया जाए तो हमने पहला लक्षण ये पढ़ा था कि हारनाल पूर्ण होती है और बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इसमें वृक्क पाए जाते हैं जो वृक्क छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। हमने मस्तिष्क देखा था कि मस्तिष्क के अंदर गैंग्लियन पाए जाते हैं और डोर्सल नर्व कोट पाई जाती है, साथ में नर्व रिंग पाई जाती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये एक लिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं और कुछ संवेदन भी इनमें पाए जाते हैं, और जो परिवर्धन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, और जो सामान्य लार्वा अवस्था होती है वह ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था होती है। तो आज के व्याख्यान में हम जो संघ एनेलिडा है उसका वर्गीकरण देखेंगे।
तो सबसे पहले जो संघ एनेलिडा है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है, पोलीकिटा, ओलिगोकिटा, हिरुडीनिया और आर्की एनेलिडा। पहला जो वर्ग है पोलीकिटा, यहाँ पर 2 शब्द है, पोली प्लस किटा, और ओलिगोकिटा में 2 शब्द है, ओलिगो और किटा। यदि हम पोलीकिटा की बात करें तो यहाँ पर पोली का मतलब है बहुत और किटा का मतलब है सिटी से या सुकों से, मतलब यहाँ पर सुकों की संख्या अधिक होती है और यहाँ पर सुकों की संख्या कम होती है। यदि हम और लक्षणों की बात करें तो जो पोलीकिटा संघ के सदस्य हैं, यदि हम आगे और लक्षणों की बात करें तो जो वर्ग पोलीकिटा के सदस्य हैं वो अधिकांश समुद्र में रहते हैं और कुछ प्राणी हैं वो स्वच्छ जलीय होते हैं। लेकिन हम ओलिगोकिटा की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश प्राणी हैं वो स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय का मतलब स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों से है। यदि हम दूसरा लक्षण देखें तो यहाँ पर जो हेड है यानी जो शेष भाग है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसके ऊपर संवेदनांग पाए जाते हैं, लेकिन जो ओलिगोकिटा के जंतु हैं वो अस्पष्ट होते हैं, लेकिन जो ओलिगोकिटा के जंतु हैं उनमें शेष है वह स्पष्ट होता है और संवेदनांग नहीं पाए जाते। हम पोलीकिटा और ओलिगोकिटा का लक्षण साथ में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, जबकि हिरुडीनिया को अपन साथ में तुलनात्मक रूप से अध्ययन नहीं कर रहे क्योंकि है एक्टोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, इससे इसके कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं इनसे, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अब हम यदि हिरुडीनिया के कुछ लक्षणों की बात करें हैं इनके साथ में तो ये सामान्यतः बाह्य परजीवी के रूप में दिखने को मिलते हैं, लेकिन यदि इनके आवास की बात करें तो कुछ जंतु है वो स्वच्छ जलीय रूप में भी दिखाई देते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ मुक्त जीवी होते हैं। यदि हम यहाँ पर खंडों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर खंडों की संख्या निश्चित होती है, जैसे हम जोंक में देखते हैं वहाँ पर 33 खंड पाए जाते हैं। और यदि हम आर्की एनेलिडा की बात करें तो यह आदिम एनेलिड्स प्राणी है और इसमें कुछ ही प्राणी पाए जाते हैं, लगभग 1 दर्जन के लगभग, और यह कृमि समान होते हैं और यह समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लक्षण आएगा वह यह है कि यहाँ पर केवल आंतरिक रूप से विखंडन पाया जाता है, मतलब जब हम आर्की एनेलिडा के जंतुओं का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि इनमें केवल आंतरिक रूप से विखंडित पाया जाता है, बाहर से देखने पर कोई भी विखंडन नहीं पाया जाता। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इन चारों वर्गों के कुछ और लक्षण को देखेंगे। अब हम अगले लक्षण की बात करें तो लक्षण आता है क्लाइटेलम, और क्लाइटेलम क्या होता है यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। अब जब हम एनेलिडा जंतुओं की बात करते हैं तो यह प्राणी मैटिंग सीजन में यानी कि प्रजनन ऋतु के अंदर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, और इसी क्लाइटेलम में कोकून का निर्माण किया जाता है जहाँ पर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है और इसके आगे की जो परिवर्धन अवस्थाएं हैं वो प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम यदि पर्यायनिका यानी क्लाइटेलम की बात करें तो पोलीकिटा जंतु में यह अनुपस्थित होती है, लेकिन ओलिगोकिटा में उपस्थित होती है, और हिरुडीनिया में केवल यह अस्थायी पर केवल मेटिंग टाइम पर ही बनती है, मतलब कि प्रजनन काल में ही बनती है, और जो आर्की एनेलिडा है उसमें यह अनुपस्थित होती है। अब जब हिरुडीनिया की बात करें तो यह जो क्लाइटेलम अस्थायी रूप से बनती है वह प्रजनन काल के दौरान बनती है। यदि हम ओलिगोकिटा में बात करें तो यह स्थायी रूप से बनती है और यह 9वें, 10वें या 11वें खंड में पाई जाती है। यदि हम सीटी या सूप की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, पोलीकिटा जंतु में जो सूक या सीटी है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और यह जो सीटी या सूख वगैरह होते हैं ये पैरापोडिया पर पाए जाते हैं, लेकिन ओलिगोकिटा में इनकी संख्या कम होती है और ये सीधे त्वचा में धंसे हुए रहते हैं। अब हम हिरुडीनिया की बात करें तो यहाँ पर गमन अंग यानी कि गमनांग या फिर लोकोमोटिव ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं। तो
आपके मन में यह क्वेश्चन या प्रश्न आना चाहिए कि यह अनुपस्थित क्यों होते हैं। यह अनुपस्थित इसलिए होते हैं क्योंकि जो यूरेनिया वर्ग के जंतु है वो परजीवी हैं और इनमें अगर वह पशु चूसक पाए जाते हैं जो कि परजीवी से एडेसिव यानी कि चिपकने का कार्य करते हैं, अतः यहाँ पर इनको गमन की आवश्यकता नहीं होती, तो यह एक प्रकार का परजीवी अनुकूलन है। यदि हम आर्केनिडिया की बात करें तो यहाँ पर भी पैरापोडिया और सूक यानी कि सिटी अनुपस्थित होती है। यदि हम उसके बाद में सेक्स की बात करें यानी कि लिंग की बात करें तो जो पोलिकिटा के जंतु है वो एक लिंगी होते हैं, लोरिकोकिटा के जंतु वो वैलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। और वो एक लिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा है वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। और अब हम यदि परिवर्तन की बात करें तो जो पोलिकिटा वर्ग के जंतु है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन दर्शाते हैं और यहाँ पर लार्वा का निर्माण होता है और लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। यदि ओलिगोकिटा की बात करें यहाँ पर प्रत्यक्ष परिवर्तन यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अर्थात लार्वा का निर्माण नहीं होता है। यदि यूरेनिया की बात करें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष डेवलपमेंट यानी परिवर्तन पाया जाता है। यदि हम आर्किनिडा की बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन अर्थात इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है और यहाँ पर भी ट्रोकोफोर लार्वा का निर्माण होता है। अब जब हम आर्किनिडा की बात करें तो इसका आगे वर्गीकरण नहीं किया गया है और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो पोलिगोडिया है। अब हम है वो आगे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं 3 वर्गों का आर्किनिडा को छोड़कर। अब यदि हम वर्ग पोलिकिटा का वर्गीकरण आगे देखें तो हम देखते हैं जो वर्ग पोलिकिटा का आगे वर्गीकरण किया गया है वो इनके 2 उपवर्गों यानी कि सब क्लास में किया गया है और इनकी 2 सब क्लास है एरेंशिया और सेडेंटेरिया। अब सेडेंटेरिया की खास बात यह है कि अधिकांशतः स्थानबद्ध होते हैं और नलिकाकार संरचनाओं जैसे कि नालियों बिलों आदि में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जंतु है एरेंशिया के अंदर वह मुक्त प्रवाही प्रकार के होते हैं, मतलब या फ्री स्विमिंग टाइप के जंतु होते हैं। और यहाँ पर यदि एरेंशिया की बात करें तो यहाँ पर खंडों की संख्या अधिक होती है और यह खंड एक समान होते हैं, जबकि सेडेंटेरिया में यह खंड असमान होते हैं। इनमें जो संरचनाएं पाई जाती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब यदि यहाँ पर प्रोस्टोमियम अर्थात सिरोमुख की बात करें तो यहाँ पर सिरोमुख स्पष्ट पाया जाता है, लेकिन यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रोस्टोमियम होता क्या है। तो प्रोस्टोमियम की जब हम बात करते हैं तो जीव के आगे जो थोड़ी सी त्वचा है वो आगे बढ़कर वर्णनित हो जाती है, जिसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टोमियम स्पष्ट प्रकार से दिखाई देती है और इसके ऊपर जो अनेक संवेदनांग हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन एरेंशिया के अंदर जो प्रोस्टोमियम यानी कि जो सिरोमुख है वो अस्पष्ट होते हैं और इसके ऊपर कोई भी जो है वो क्या बोलते हैं संवेदनांग नहीं पाए जाते। यदि हम पार्श्व पाद की बात करें तो एरेंशिया में जो पैरापोडिया अर्थात पार्श्व पाद है वो सुविकसित होते हैं, अर्थात इसमें एसिकुलम पाया जाता है और साथ ही जो संयुक्त सूक यानी कंपाउंड सिट्टा भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये पार्श्व पाद का है, ये तंतुनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है ये एसिकुलम है और ये जो आगे धागे नुमा समय निकल रही है ये क्या है कंपाउंड सिट्टा यानी कि संयुक्त सूक है। लेकिन यहाँ पर पैरापोडिया के अंदर कंपाउंड सिट्टा और एसिकुलम दोनों ही नहीं पाए जाते, अर्थात यह ह्रासित प्रकार की होती है। अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो पोलिकिटा में जो एरेंशिया है उसके जो उदाहरण है वो नेरिस और एफ्रोडाइट है। लेकिन अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो एरेंशिया का जो उदाहरण है वो नेरिस और एफ्रोडाइट है, जबकि सेडेंटेरिया का सबसे अच्छा उदाहरण एरेनिकोला है। तो ये यहाँ पर पोलिकिटा की जो दो सब क्लास यानी कि उत्पत्ति वो संपन्न होती है। अब आगे हम ओलिगोकिटा का वर्गीकरण देखेंगे, उसमें 4 गण पाए जाते हैं तो वो चारों गणों का अध्ययन करेंगे।
तो फ्रेंड्स, अब यदि वर्ग ओलिगोक्टिका का आगे क्लासिफिकेशन देखें तब हम पाते हैं कि जो वर्ग ओलिगोक्टिका है उसको 4 ऑर्डर अर्थात गणों में विभाजित किया गया है। पहला जो ऑर्डर है वो प्लेसियोपोरा फ्लैक्योट्रिकेटा, दूसरा जो प्लेसियोपोरा प्रोसोट्रिकेटा, तीसरा प्रोसोपोरा, चौथा ओपिस्टोपोरा। ये जो चारों ही ऑर्डर है ये एक आधार पर विभाजित किए गए हैं और यह आधार है, यह जो चारों गण है वो किसी एक आधार पर निर्धारित किए गए हैं और वो आधार है वृषण, नरजनन, छिद्र और स्पर्मेटिकी की जो सापेक्ष स्थिति है उसके आधार पर। अब प्रश्न यह है कि स्पर्मेटिकी क्या है? तो स्पर्मेटिकी है वो सेवेनल रेकोसाइकिल के समान संरचना है जहाँ स्पर्म को स्टोर किया जाता है और वहाँ पर जो स्पर्म परिवर्तित या मैच्योर होता है। तो हम प्लेसियोपोरा फ्लैक्योट्रिकेटा की बात करें तो नरजनन, छिद्र और वृषण और जो स्पर्मेटिकी है वो एक ही खंड में पाए जाते हैं। प्लेसियोपोरा प्रोसोट्रिकेटा की यदि बात करें तो जो नरजनन, छिद्र, वृषण है वो तो एक ही खंड में पाए जाते हैं, लेकिन जो स्पर्मेटिकी है वो वृषण से आगे उपस्थित होती है। और आगे जो प्रोसोपोरा है यहाँ पर जो नरजनन, छिद्र है वो या तो वृषण के पहले जोड़ी के साथ में मिलेंगे या फिर चौथी जोड़ी यानी जो सेकंड पेयर ऑफ टेस्टिस है उसके साथ में यहाँ पर पाए जाते हैं। जो ओपिस्टोपोरा है वो वहाँ पर जो नरजनन, छिद्र है वो जब वृषण युक्त अंतिम खंड होता है उसके पीछे की ओर पाए जाते हैं। अब हम यदि इनके उदाहरण की बात करें तो जो वर्ग प्लेसियोपोरा उसका उदाहरण ट्यूबिफ्लेक्स है, जो प्लेसियोपोरा प्रोसोट्रिकेटा है उसका जो उदाहरण एस्पोडिलस है, जो प्रोसोपोरा है उसका उदाहरण ब्रैंकियोडेटा है, जो ओपिस्टोपोरा है उसका उदाहरण पेरिटिमा जिसे हम केचुए के नाम से भी जानते हैं। एनिलिडा का जो अंतिम वर्ग है एरुडीनिया उसका वर्गीकरण प्रारंभ करें। पहले हम एकैंथोडेलिडा की बात करें तो यहाँ पर जो यह जीव है वो प्रीमिटिव यानी कि आदिम जीव है। यहाँ पर सूख पाए जाते हैं लेकिन केवल 5 खंडों में। आगे के जो 5 खंड होते हैं केवल उनमें क्या पाए जाते हैं? सूख पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर जो सब अनुपस्थित होता है और इसी साथ में जो जोड़ यानी कि जबड़े होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो देखभाल पाई जाती है वो कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, उसमें मतलब अलग अलग कक्ष पाए जाते हैं। यदि हम फैक्ट्स की बात करें तो है इवर्सिबल पाई जाती है, मतलब कि इसे बाहर निकाला जा सकता है। इसके यदि उदाहरण की बात करें तो वह एकैंथोडेलिडा जो इसका गण है उसी के आधार पर उदाहरण रखा गया है। यदि हम दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर भी जबड़े अनुपस्थित है और जो रिंग ऑफ डेलिडा है वहाँ पर भी जबड़े अनुपस्थित है। जो रिंग ऑफ डेलिडा है वहाँ पर बाह्य परजीवी के रूप में जोंक पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के रिचेस पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रक्तहारी संगीवरस रिचेस है वो नहीं पाई जाती। यदि हम देखभाल की बात करें तो यहाँ यह भी कक्ष युक्त होती है और एकैंथोडेलिडा में भी यह कक्ष युक्त थी। तो ये दोनों में समानता है कि इन्हें जबड़े भी नहीं पाए जाते और देखभाल में कक्ष पाए जाते हैं। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो यह पोंटोडेलिडा है, पोंटोडेला। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो यह पोंटोडेला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और यदि अब अपन नेथोडेलिडा की बात करें तो यह भी बाह्य परजीवी है, लेकिन यहाँ पर जबड़े पाए जाते हैं और 3 जोड़ी पाए जाते हैं। यहाँ यह भी बाह्य परजीवी होती है और कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं। यदि यहाँ पर बाह्य परजीवियों की बात करें तो यहाँ पर रक्त चूसक जो जोंक है या रीछ है वो पाई जाती है, जैसे हम इरुडीन एरिया को देखते हैं। यहाँ पर ग्रसनी है वो नॉट रिवर्सिबल है, यानी कि जो फेरिंग्स है उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। यदि हम इन दोनों में अंतर देखें, यहाँ पर ग्रसनी रिवर्सिबल थी जबकि यहाँ पर ग्रसनी नॉट रिवर्सिबल है। यहाँ पर जबड़े उपस्थित है जबकि एकैंथोडेलिडा में जबड़े अनुपस्थित थे।
अब यदि हम फेरिंगोप्टेरिडा की बात करें तो ये भी स्थलीय, जलीय और शिकारीय प्रवृत्ति यानी कि प्रेडेशियस प्रवृत्ति की पाई जाती है। यहाँ पर भी जो फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी है वो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, मतलब यह नॉट रिवर्सिबल है। और यहाँ पर जबड़े भी क्या है, अनुपस्थित है, मतलब ये दोनों कुछ समानताएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ग्रसनी नॉट रिवर्सिबल है और यहाँ पर भी ग्रसनी नॉट रिवर्सिबल है, पर दोनों में ही ग्रसनी को बाहर नहीं निकाला जा सकता। किनमें, फेरिंगोप्टेरिडा और नैथोप्टेरिडा में। लेकिन यदि जबड़े के मामले में बात करें, यहाँ पर जबड़े अनुपस्थित होते हैं और यह समानता दर्शाता है एकैंथोप्टेरिडा और इंकोप्टेरिडा से। इसका यदि अपन उदाहरण देखें तो इसका सबसे उदाहरण लीना या डायना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले जो व्याख्यान है उसमें अपन जो संघ ऑर्थोपोडा जो कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, उसके जो सामान्य लक्षण है उसको देखेंगे।